हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टुडे इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के राइटिंग सेक्शन से एक क्वेश्चन जो कि है एनालिटिकल पैराग्राफ। जी हाँ, इस बार पैराग्राफ जो है वो एनालिटिकल होने वाला है। पहले के क्वेश्चन से थोड़ा ये डिफरेंट होगा, तो इसीलिए हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि ये क्वेश्चन आखिर कैसे डील करते हैं और क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब आंसर राइटिंग करेंगे, उस वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो ये मैं आपको आज अच्छे से समझाऊंगा। मेरा ये कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको एनालिटिकल पैराग्राफ से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप खुद से पैराग्राफ लिखने में सक्षम हो जाएं। और आने वाले वीडियोस में मैं और भी पैराग्राफ को रिलेटेड क्वेश्चंस देता रहूँगा और आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं फटाफट एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में कुछ बेसिक्स। तो एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिसमें आप कुछ विवरण लिखें, कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि स्टोरी राइटिंग होता है। स्टोरी राइटिंग में हम लोग किसी कहानी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो इसमें आपका जो मेंटल जो थिंकिंग पावर है उसको चेक किया जाता है, आपके राइटिंग स्किल को चेक किया जाता है, ग्रामेटिकल स्किल को चेक किया जाता है। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको किसी चीज़ को देखना होता है, उसको एनालाइज करना होता है और फिर उसे अपने शब्दों के फॉर्म में उतारना होता है। कैसे करते हैं? सेकंड पॉइंट कह रहा है इट चेक्स द एनालिटिकल स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे आपका एनालिटिकल स्किल जो है वो जांच होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना होता है। मतलब आप किसी चीज़ को कितना एनालाइज कर सकते हैं और उसको कितने अच्छे से आप अपने लैंग्वेज में उतार सकते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ। हो सकता है कोई एक बार ग्राफ हो। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, मैथ्स में आपने कई ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपको ये सब कोई नया टॉपिक तो है नहीं। तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कोई सर्वे का कोई डेटा है, इन सब के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, इन सब के फॉर्म में क्वेश्चन को आएगा। अब मान लीजिए कि एक बार ग्राफ का क्वेश्चन आया, तो आपको करना क्या होगा? उस बार ग्राफ को देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब इट इनटू योर ओन वर्ड्स। गॉट इट? तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर पिक किए हुए हैं। जैसे कि ये देखिए, एक बार ग्राफ है। बार ग्राफ में आप देख रहे हैं कि सीरीज 1 2 3 है। ये सीरीज 1 2 3 है और ये कैटेगरी है 1 2 3 4 और यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर मान लीजिए सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, जस्ट फॉर मैंने एग्जांपल आपको बताया कि बार ग्राफ क्या है। ये जो बार्स हैं, ये जो लाइन्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग कलर्स के, ये अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पर हो सकता है इस वाले नंबर 1 जो ये कलर है आपको दिख रहा है, इसमें दे दिया जाएगा कि ये एक ग्राफ है और ग्राफ में दिया हुआ है कि 3 अलग अलग डेटा है। जैसे कि 4 स्टूडेंट है और चारों स्टूडेंट अपना उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ना। तो जैसे पहला स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना, दूसरे स्टूडेंट का ये है। तो इस तरह से एक डेटा आपको इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। गॉट इट? ये हो गया बार ग्राफ के फॉर्म में। बार ग्राफ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाइन ग्राफ का एग्जांपल दिया। लाइन ग्राफ क्या होता है? तो ये बस लाइंस है, लाइंस बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है। जैसे कि कैटेगरी 1 है ना, कैटेगरी 1 का ये सीरीज़ 1 ये कलर यहाँ पर दिखा रहा है, 4 है, ये मैक्सिमम है, ये मान लीजिए ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो ये सब डेटा आपको ध्यान से देखना होता है। ठीक है, ये लाइन ग्राफ हो गया। और फिर ये देखिए पाई चार्ट का एक एग्जाम्पल है। पाई चार्ट कैसा आता है? मान लीजिए किसी का सेल्स है, ठीक है, कोई कंपनी ने कुछ बिक्री किया, मान लीजिए उसका फर्स्ट प्रोडक्ट था, सेकंड प्रोडक्ट था, थर्ड था, फोर्थ था। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नाम दे देगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट में दे देगा कि कोई चॉकलेट बनाता है कोई कंपनी, कोई च्युइंगम बनाता है कोई कंपनी। ठीक है, इस तरह से और 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो बोल देगा कि सबसे ज़्यादा जो बिक्री है वो आपको ये दिख रहा है चॉकलेट का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दे देगा सेकेंड में ये च्युइंगम की है, ये सेल है, फिर अलग अलग प्रोडक्ट की ये सेल है, उसके हिसाब से बोल देगा इतना % है। तो फिर आपको उसको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है। अब रही बात, क्वेश्चन तो हम लोग समझ चुके हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अब क्वेश्चन तो आ जाएगा बट इसको डील कैसे करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हाउ टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ। लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लैंग्वेज होगा वो सिंपल होगा, एकदम क्लियर होगा। ठीक है, सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। मतलब कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को पिक करने की ज़रूरत नहीं है,
ग्रामर में ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसमें खतरा होता है कि ग्रामेटिकल एरर होने का। ठीक है, विद इन वर्ड लिमिट होना चाहिए। मान लीजिए 5 मार्क्स का है तो वर्ड लिमिट आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा सपोज कि 100 to 120 वर्ड्स। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जो भी लिखें कहीं कम ना पड़ जाए या कहीं ज़्यादा भी ना पड़ जाए। ज़्यादा लिखना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। ये नहीं कि सर 120 वर्ड्स का था, मैंने 200 वर्ड लिख दिया तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा भी करना उतना ही गलत है जितना कम करना गलत है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 100 to 120 वर्ड्स या जितने भी वर्ड्स आपको क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे, यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, और लिखने के बाद आपको काउंट करना है। काउंट करने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 100 बोला गया है तो 100 ही हो, ये बस एक एवरेज होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आपको जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ये लाइन है, लाइन में मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 वर्ड लिखे। कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा पेज स्पेस छोड़ छोड़ के लिखते हैं, यहाँ 1 लिखें, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 3 लिखें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा सटा कर लिखते हैं सामने सामने, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखते हैं। तो मान लीजिए आपके एक लाइन में 7 वर्ड्स आ रहे हैं तो आपको काउंट करना होगा रो एंड कॉलम। ठीक है, रो एंड कॉलम से काउंट करने का ये तो प्रोसेस आपको पता ही होगा। कम है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा कि इतना वर्ड्स, इतना लाइन मुझे लिखना होगा, तभी मेरा 120 या 110 वर्ड हो पाएगा। ठीक है, हालांकि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये सब आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ टू अवॉइड पर्सनल ओपिनियन। कहने का मतलब क्या है? पर्सनल ओपिनियन मतलब आपका क्या ओपिनियन है। मतलब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें मुझे दिया गया है कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में कितना पॉवर्टी है, मतलब गरीबी है। ठीक है, तो ये एक डेटा दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट और अ बार ग्राफ और अ लाइन ग्राफ और एनीथिंग एल्स लाइक अ सर्वे डेटा, कुछ भी दिया हुआ। तो इसमें मुझे बस ये एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या आंकड़े दिए हुए हैं, क्या क्या नंबर्स दिए गए हैं, क्या क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं। दैट्स इट। आई हैव नो राइट टू मेंशन एनीथिंग फ्रॉम माई साइड। मतलब मुझे अपने आइडियाज़ को या अपने कुछ सुझाव या टिप्स ये नहीं देने हैं। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर ये तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो डिस्क्राइब करना है, तो अपना राइटिंग स्किल को मुझे शो करना है, तो मुझे अच्छे अच्छे कुछ आइडियाज़ हैं, तो टिप्स है, सजेशंस हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं देना है। यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग, अदरवाइज इसी सब चीज़ों में मार्क्स कटता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे लिखना है। लिखने का जो तरीका है उसे हमने 3 स्टेप्स में बांटा है। डिवाइड द डिस्क्रिप्शन इन 3 पैराग्राफ्स। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पैराग्राफ आपको चेंज करना है, 3 पैराग्राफ में एटलीस्ट आपको लिखना है। कई बार स्टूडेंट लिखने लगते हैं, एक फ्लो में पूरा का पूरा लिख कर आ जाते हैं 100 to 120 वर्ड्स। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करने से भी मार्क्स कटता है। तो 3 पार्ट वो क्या क्या है, कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं, आइए देखते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ IDC। क्या है? IDC। I is for introduction, D is for description and C is for conclusion। कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको उसको इंट्रोड्यूस करना होता है, सेकंड वाले पैरा में उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है, और थर्ड वाले एंड द फाइनल वाले जो पैराग्राफ है उसमें आपको उसे कंक्लूड करना होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे एंड हाउ टू कंक्लूड। तो जो इंट्रोडक्शन होगा that should be with the help of question or the instruction that is given already। आपको जो 4 या 5 लाइन का क्वेश्चन दिया जाएगा या फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसी का हेल्प लेकर आपको अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है। ठीक है, तो अबाउट मतलब जिस चीज़ के बारे में है आपको ये बताना है, ये जो पाई चार्ट है या ये जो बार ग्राफ ये किस चीज़ के बारे में है। जैसे कि ये बार ग्राफ हमें दिखाता है कि 3 अलग अलग घरों में मंथ के अलग अलग दिनों में कितना पैसा खर्च किया जाता है। सो आपको इंट्रोड्यूस जब करेंगे, इंट्रोडक्शन जब देंगे, तो भी ऐसा ही लैंग्वेज का यूज़ करना है। द अबव पाई चार्ट शोज द डेटा ऑफ 3 डिफरेंट फैमिलीज एंड देयर एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द मंथ। फैमिली नेम्स आर मिस्टर शर्मा, मिस्टर सिंह एंड मिस्टर अग्रवाल। ये आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो आपको
बताना है। फिर मान लीजिए उसमें कुछ दिया होगा, सपोज कि उनकी सैलरी कितनी है, एंड द गिवन सैलरीज आर जो दिया गया है 50,000, 60,000, 80,000। बस ये इंट्रोडक्शन ख़त्म। इंट्रोडक्शन में 3 से 4 लाइन आपको लिखना है, उससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा लिखने से कोई बहादुरी नहीं है, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट। मेन पार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिस्क्राइब जो हम लोग करेंगे ना, ये आपका मेजर पोर्शन कैरी करेगा। मतलब मान के चलिए कि 3 लाइन में आपने इंट्रोड्यूस किया, तो कम से कम 7 से 8 लाइन में आपने क्या कर दिया है, इसे डिस्क्राइब कर दिया, और फिर लास्ट में जो 3 लाइन है उसे कंक्लूड किया। बस यही फॉर्मेट चलेगा। अब इसके हिसाब से बोलिएगा सर किसी का हैंडराइटिंग छोटा है या बड़ा है, उसके हिसाब से आपका एक आध लाइन का वेरी हो जाएगा। दैट इज़ अप टू यू। आपको बेहतर पता है आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के अपना कर सकते हैं। एक आध लाइन का एडजस्टमेंट होता है। डिस्क्राइब कैसे करेंगे, मान लीजिए कि कोई एक बार ग्राफ है, ऐसा दिया हुआ है और अलग अलग डेटा दिए गए हैं, ठीक है, डेटा दिए गए हैं, तो इसमें हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले 1 by 1 एक्सप्लेनेशन। 1 by 1 एक्सप्लेनेशन का मतलब मान लीजिए ये जनवरी महीने का है, ये फरवरी महीने का, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, और यहाँ पर दिया गया कितना रुपया खर्चा हुआ अलग अलग घरों में। तो आप दीजिएगा कि जनवरी का डेटा जो है उसको लिखिएगा पहले, फरवरी का डेटा उसको लिखिएगा, मार्च का उसको, अप्रैल का उसको। 1 by 1 मतलब डिटेल का मतलब क्या होता है, एक एक करके अब हम लोग बताएंगे किस में कितना खर्चा हुआ। गॉट इट। तो ये हुआ 1 by 1 एक्सप्लेनेशन आपको देना। दूसरा, कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। अब बोलिएगा सर कंपैरिजन कैसे होता है। कंपैरिजन मतलब मान लीजिए कि ये फरवरी का महीना में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ, हाईएस्ट था, ये बार आपको सबसे ऊपर दिख रहा है। वही जो अगला महीना है मार्च का, एकदम लो चला गया। तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि द एक्सपेंस वॉज हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ फरवरी विच वॉज, जो भी डेटा होगा, वेयर एज वी सॉ अ सडन डिक्लाइन इन द एक्सपेंस इन द नेक्स्ट मंथ विच वॉज मार्च, एंड द डेटा जो आपको दिया हुआ है इतना जितना हज़ार खर्चा हुआ। समझ में आ रहा। कंपेरिजन कर रहे हैं हाईएस्ट लोवेस्ट, या ये सी नंबर में हाईएस्ट और लोवेस्ट को बताना है, कौन सा महीना में ज़्यादा गया, कौन सा महीना में कम, सबसे कम रहा, ये सब ध्यान रखना है। एवरेज, मान लीजिए सभी लाइनों को देख रहे हैं ना कि ये 15 के आसपास सभी मंथ में ये खर्चा हो ही रहा है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि लग रहा है देख कर कि एवरेज खर्चा जो इनका एटलीस्ट 15,000 हर महीने में होता ही है। एवरेज बता दिया हमने, हाईएस्ट लोएस्ट बता दिया, कंपैरिजन किया अलग अलग मंथ का, कोई कोई महीने का। मान लीजिए एक बार जनवरी और अप्रैल का कंपैरिजन कर दिया, एक बार फरवरी और मार्च का कंपैरिजन कर दिया। ये सब हम लोग कर करके अपना डिस्क्रिप्शन का जो कंटेंट है उसको बढ़ाते जाएंगे। समझ में आ रहा है। स्मार्टली काम करना। उसके बाद मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, मतलब अगर हम लोग कह सकते हैं कि कोई 2 महीने का डेटा मिलाकर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है, बोलते हैं द मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंस वॉज डन इन द मंथ कंबाइंड मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी कंबाइंड मिलाकर 60% खर्च हो गया, तो ये मेजॉरिटी हो गया। माइनॉरिटी मतलब 2-3 मिलाकर भी अगर कम ही है। जैसे कि एक और एग्जांपल चलिए पाई चार्ट। पाई चार्ट में मान लीजिए कोई एक डेटा इतना दिखा रहा है, कोई डेटा इतना दिखा रहा है, ये है 22% और ये है 35% मान लीजिए। तो आपको लग रहा है ना ये दोनों को जोड़कर हम लोग 50+ हो जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है, इन दोनों ने मिलकर किया, ठीक है। उसी तरह से कोई 2 पतले पतले लाइंस रहेंगे, एक 5% है, एक 3% है, तो ये दोनों को जोड़ के बोल दिए कि ये दोनों मिलाकर भी बहुत कम से कम रहा, माइनॉरिटी में रहा। समझ में आ रहा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ठीक है। बस इन सब पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, कॉपी में चाहे तो नोट्स बना सकते हैं ताकि आप बाद में भी रिवाइज कर सकें। आगे बढ़ते हैं। जो कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न बड़ा सिंपल सा होगा, मैंने कहा एकदम शॉर्ट होना चाहिए। कंक्लूड द होल डिस्क्रिप्शन इन अ शॉर्ट वे में द होल सीक्वेंस या पैटर्न, पूरा सीक्वेंस क्या चल रहा है। जैसे कि एक मान लीजिए टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ है कि जनवरी महीने में टेम्परेचर इतना था, मार्च में, फरवरी में इतना था, मार्च में इतना था, ऐसे ऐसे करते हुए। फॉर एग्जांपल कि अगर टेम्परेचर जो है वो इस तरह से ऐसे ग्रो कर रहा है, ऐसे ये इससे बड़ा बना, फिर इससे और बड़ा, फिर उससे बड़ा लाइन, तो एक ग्रो किया, मतलब एक सीक्वेंस, एक पैटर्न आपको देखना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं देयरफॉर टू कंक्लूड, ऐसे कर ले, टू या फिर लिख सकते हैं टू कंक्लूड वी कैन से दैट द टेम्परेचर रोज ग्रेजुअली फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू द मंथ ऑफ अप्रैल या फिर जून, ठीक है। और फिर मान लीजिए जून का बाद थोड़ा सा जैसे गर्मी थोड़ा कम होता है तो डिक्लाइन होता है, फिर उसका ट्रेंड आपको बताना होगा। हाउएवर
after the month of July it is observed that the temperature started to fall down till the month of December, या जो भी आपका डेटा के हिसाब से होगा। तो एक ट्रेंड या पैटर्न जो आपको ओवरऑल दिखा, कंक्लूड मतलब क्या होता है, ओवरऑल आपका इससे क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है, वो मुझे चाहिए। तो इसीलिए आपको जो सीक्वेंस या पैटर्न उसको देखकर पकड़ में आ रहा है उसे डिस्क्राइब करना है बेहतर ढंग से। तो ये हो गया लिखने का तरीका। अब मैं इसमें एक और वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें आपको दिया जाएगा विद इन 2 डेज और 3 डेज नया वीडियो आएगी, जिसमें कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन को मैं आपको खुद सॉल्व करने दूंगा। ये एनालिटिकल पैराग्राफ का ही मैं बात कर रहा हूँ। एनालिटिकल पैराग्राफ से अब क्वेश्चन बनवाऊंगा। क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको भी सॉल्व करने का टाइम दूंगा। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कैसे कैसे लाइन्स को यूज़ किया है मैंने, कैसे ग्रामेटिकल सेंटेंसेस करेक्ट बनाए हैं, ये सब आपको देख के सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप आपको एनालिटिकल पैराग्राफ को लेकर जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अभी भी अगर कोई डाउट होता है सो यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू cover those topics in the next video when I will see your comments. Okay, so thank you so much. We'll meet in the next video with a new topic. Bye.